ये वीडियो सीरीज जो डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ये मैंने बनाई है आईएएस तथा पीसीएस के छात्रों के लिए, क्योंकि इन एग्जाम्स में डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ और एग्जाम भी होते हैं जैसे एसएससी, जिसमें जनरल नॉलेज के थ्रू या करंट अफेयर्स के सिलेबस के अंतर्गत डिफेंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इन एग्जाम्स में भी आपको मदद मिलने वाली है। एक चीज़ और, चूंकि ये सब्जेक्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है कि हर एक भारतीय को इसमें इंटरेस्ट आता है कि भारत की डिफेंस सिचुएशंस कैसी हैं, ये जानने में हर एक भारतीय को इंटरेस्ट आता है। तो इस वजह से ये इन हर एक भारतीय के लिए भी ये वीडियो बनाया गया है। अब मैं आईएएस के एग्जाम की बात कर लेता हूँ। तो आईएएस के प्री के एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट के अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लगभग संख्या में 1 या 2 होते हैं। अगर हम 2 भी मान लें तो आप समझ रहे हो ना, ये 2 क्वेश्चंस अगर आप सही करके आते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और गलत करके आ गए तो 5 से भी ज़्यादा नंबर आप खो देंगे, और अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आप 4 नंबर खो देंगे। आईएएस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आधे नंबर की फाइट होती है, और जब हम आधे नंबर की फाइट कर रहे होते हैं वहाँ पे हम 4 या 5 नंबर खो देना खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। और एक चीज़ और होता है जो आपको ध्यान देनी होगी, वो ये, अगर आप आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि हमें वो क्वेश्चन जरूर सही करने होंगे जो हर एक सीरियस कैंडिडेट सही करके आता है। अगर ऐसा हो गया कि जो सीरियस कैंडिडेट जिन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं, आपको उन क्वेश्चन में भी फाइट करनी पड़ रही है, तो समझ लो एग्ज़ाम निकलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। क्योंकि कम से कम हमें ये चाहिए कि जो सब सॉल्व कर लेते हैं वो हम भी सॉल्व कर लें। चूँकि डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग भी है, तो इस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली हर एक सीरियस कैंडिडेट सही करता है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपका ये सब्जेक्ट अभी तक ठीक से तैयार नहीं है तो इसको ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि 4 नंबर कम नहीं होते जब आईएएस प्रीलिम्स की कट ऑफ लगभग 50% के आसपास ही रहती है। चलिए, तो मैं शुरुआत करता हूं। पहला, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है, तो जरा ध्यान से समझिए। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, वो पैराबोलिक यानी कि परवलयाकार पथ पर गति करती है। कैसे? जैसे मान लो यह है बैलिस्टिक मिसाइल, इसको पहले से ही एक डायरेक्शन दे दी जाएगी और एक टारगेट बता दिया जाएगा कहां पे इसको अटैक करना है, और फिर ये पैराबोलिक पाथ पर गति करेगी और अटैक करने वाली है जहां पे इसको सेट किया गया है। दूसरी खास बात ये होती है कि इसको रास्ते में हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि मान लो ये जा रही है और फिर कहें थोड़ा दाहिने मुड़ जाए या फिर बाएं मुड़ जाए या फिर कहें कि थोड़ा ऊपर मुड़ जाओ। नहीं, ये नहीं सुनने वाली है। आपको पहले ही सेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें अटैक करना है, और एक बार अटैक कर दिया ना तो फिर इस पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। वहीं क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं होता है। क्रूज मिसाइल क्या होगा, ऐसे उठेंगी, इसके बाद हो सकता है पैरेलल धरती के समानांतर गति करने लगे और रास्ते में इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैसे? मान लो थोड़ी दूर चली, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा नीचे चली जाए तो नीचे जाएगी, फिर ऊपर जा सकती है, दाहिने मोड़ सकते हैं और बाएं मोड़ सकते हैं। यानी कि क्रूज मिसाइल में जो कंट्रोल होता है काफ़ी बेहतर होता है। दूसरा, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, वो जब अटैक करेंगे ना तो क्या होगा कि वायुमंडल के बाहर निकल जाएंगी, और जब अटैक करना होगा तो फिर से वायुमंडल में एंटर करेंगे और सीधे अटैक करने वाली हैं। इससे होता क्या है, जैसे ही एक ऊंचाई पर पहुंचती है ना, जो दुश्मन देश के जो रडार होते हैं उनको आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। किसको? बैलिस्टिक मिसाइल को। और सिस्टम होता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, उसका यूज करके हमारी मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। कैसे? मान लो जैसे ही ये मिसाइल एक ऊंचाई तक पहुंची, और जैसे मान लो इतनी ऊंचाई तक पहुंची कि दुश्मन देश के रडार ने उसको डिटेक्ट कर लिया कि हमारे पास मिसाइल आ रही है। अब दुश्मन देश के पास अच्छा टाइम है क्योंकि शुरुआत में ही डिटेक्ट कर लिया, तो उसको नष्ट भी कर सकती है। लेकिन क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं होता है। क्रूज मिसाइल ज़्यादा ऊपर जाती ही नहीं है, वो थोड़ी ऊंचाई पर रहेंगी और सीधे अटैक करेंगी, और रास्ता भी अपना दिशा भी बदलती रहती हैं। तो इनको नष्ट करना ना इतना आसान काम नहीं है। तो अगर हम युद्ध क्षेत्र की बात करें तो युद्ध क्षेत्र में जो क्रूज मिसाइल बेहतर काम करती हैं। यह था अंतर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में। अब मैं अगला अंतर बताता हूं, वो है स्ट्रेटेजिक मिसाइल और टैक्टिकल मिसाइल में। आपको पता होगा ना कि तमाम राष्ट्रों के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो समझ लो अगर उनसे अटैक कर दिया गया ना तो पृथ्वी पर जीवन ही संकट में आ जाएगा। तो अब आप सोचते होगे ऐसी मिसाइल बना ही क्यों रहे हैं जिनका कभी यूज ही ना हो। तो ऐसी मिसाइल बनाई जाती हैं एक स्ट्रेटजी के तहत। कैसे? मान लो अमेरिका ने कोई एक ऐसी मिसाइल बना दी जो बहुत ही पावरफुल है,
तो अब उसको रूस से कोई अपनी बात मनवानी है, तो क्या कहेगा, मेरी बात मानो नहीं मिसाइल फेंक दूंगा, मेरी बात मानो नहीं मिसाइल फेंक दूंगा। अब चूंकि रूस के पास ऐसी कोई मिसाइल है नहीं जो उसकी टक्कर की हो, जो उतना ही नुकसान पहुंचा सकती हो, तो रूस मानेगा उसकी बात। वहीं अब रूस क्या करेगा, हो सकता है वो भी वैसी मिसाइल कुछ दिन बाद डेवलप कर ले जो व्यापक तबाही मचा सकती हो अमेरिका में। तब क्या होगा, अब दोबारा जैसे ही अमेरिका कहेगा ना कि मेरी बात मानो नहीं मिसाइल फेंक दूंगा, तो रूस भी कहेगा नहीं मानेंगे, तुम फेंको हम भी फेंक देंगे, तो हमें अगर खत्म करोगे हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। तो ये जो मिसाइल्स होती हैं ना इस तरीके की, वो होती हैं स्ट्रेटजिक मिसाइल, ठीक है ना। ये डिटरेंस के काम आती है कि हम दोनों राष्ट्रों को आपस में युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने खतरनाक मिसाइल तुम्हारे पास है ना उतने ही मेरे पास हैं, तो अगर युद्ध करोगे ना तो दोनों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जो मिसाइल इस उद्देश्य को ध्यान में रख के बनाई जाती है ना वो होती हैं स्ट्रेटजिक मिसाइल। दूसरी आती है टैक्टिकल। टैक्टिकल मिसाइल ना युद्ध क्षेत्र में काम आती हैं। मान लो दो सेनाएं हैं, एक ये और एक ये सेना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो ये सोचे कि क्यों कुछ हमारे पास ऐसा हथियार होना चाहिए जिससे बैकफुट में आ जाए, ठीक है ना। तो हो सकता है इसके पास ऐसी मिसाइल हो जो अभी तक इसने छुपा के रखी हो, ठीक है ना, उसे अचानक अटैक करेगा और ये सेना अपने आप बैकफुट में आ जाएगी। तो ऐसी मिसाइल जो होती हैं वो होती हैं टैक्टिकल, यानी कि टैक्टिकल मिसाइल मेनली युद्ध क्षेत्र में यूज होती हैं। और स्ट्रेटजिक मिसाइल ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ एक स्ट्रेटजी के तहत बनाई जाती हैं कि दो राष्ट्रों के बीच एक डिटरेंस बना रहे हैं कि एक दूसरे पर हमला ना करें। ये अंतर होता है स्ट्रेटजिक मिसाइल और टैक्टिकल मिसाइल में। अब समझते हैं कि सबसोनिक, सुपरसोनिक तथा हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं। आपको पता है ना कि जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 343 मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें कितना होगा, 1234 किलोमीटर पर आवर, लगभग इतनी स्पीड होगी। तो ये जो साउंड की स्पीड होती है ना इसको हम बोलते हैं मैक, यानी 1 मैक, ये होती है साउंड की स्पीड। तो जिस मिसाइल की जो स्पीड होती है वो 0.8 मैक से कम होती है वो होती है हमारी सबसोनिक मिसाइल। और जिस मिसाइल की गति 0.8 मैक से 1.2 मैक तक होती है वो होती है हमारी ट्रांससोनिक मिसाइल। और 1.2 मैक से लेकर 5 मैक तक की स्पीड की मिसाइल्स को बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। और 5 मैक से लेकर 10 मैक तक की स्पीड की मिसाइल को बोलते हैं हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल। ये हमारी होती है मिसाइल की गतियां। आगे जब हम बात करेंगे किसी भी मिसाइल की तो हम जो स्पीड बताएंगे वो ऐसे ही बताएंगे कि सुपरसोनिक है, सबसोनिक है या हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये जो रॉकेट होती है ना इसमें जो ईंधन होता है वो दो तरीके का यूज किया जा सकता है, एक लिक्विड और दूसरा सॉलिड। अब जैसे मिसाइल की हम बात करें तो मिसाइल भी एक रॉकेट है। वहीं अगर हम बात करें PSLV जो स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज होता है तो वो भी क्या है, एक रॉकेट ही तो है। तो इनमें जो ईंधन होता है वो या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। लिक्विड में क्या होगा कि जो ईंधन होगा वो एक टैंक में होगा और ऑक्सीडाइजर यानी जो उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीडाइजर होगा वो दूसरे टैंक में होगा, और एक फिर तीसरे टैंक में ले जाएंगे, वहां पे ईंधन भी पहुंचाया जाएगा और ऑक्सीडाइजर भी पहुंचाया जाएगा, फिर उसको बर्न किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी मिलती है कि जब चाहे हम फ्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं और इंजन को बंद कर सकते हैं और थ्रस्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब चाहे हम ईंधन को सप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा और जब चाहे हम उसको रोक सकते हैं। तो इसमें जो कंट्रोलिंग होती है ना बहुत ही शानदार होती है। वहीं अगर हम सॉलिड फ्यूल की बात करें तो सॉलिड फ्यूल में क्या होता है कि जो ईंधन होता है और उसको जलाने के लिए जो ऑक्सीडाइजर होता है वो प्री मिक्स फॉर्मेट में होता है। इससे क्या होता है, अगर एक बार बर्न कर दिया ना तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या होती है ना, इसमें थ्रस्ट बहुत शानदार मिलता है। अब मान लो कोई मिसाइल है जिसको भेजना है वायुमंडल के बाहर, तो हमें थ्रस्ट चाहिए ना, तो जिस मिसाइल में सॉलिड ईंधन यूज होगा उसमें थ्रस्ट बहुत ही अच्छा होगा लेकिन कंट्रोलिंग कम होगी, जबकि जिसमें लिक्विड ईंधन यूज होगा उसमें थ्रस्ट कम अच्छा होता है लेकिन उसकी कंट्रोलिंग कहीं अच्छी होती है। अब हम बात करें कि जो PSLV यानी जो ऐसे रॉकेट जिनसे हम सैटेलाइट भेजते हैं वहां पे क्या यूज किया जाता है। तो जब हम सैटेलाइट भेजते हैं ना तो पहला टारगेट होता है कि हमें अच्छा थ्रस्ट मिले, क्योंकि हमें उस रॉकेट को ले जाना है वायुमंडल के बाहर।
तो पहली स्टेज में नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं सॉलिड ईंधन, जिससे क्या होता है एक सॉलिड थ्रस्ट मिलता है और वो जो रॉकेट होती है पहुंचती है वायुमंडल के बाहर। लेकिन इसके बाद में कंट्रोलिंग चाहिए होती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमें रॉकेट को रिलीज करना होता है, यानी कि रॉकेट में जो सैटेलाइट लगे होते हैं उनको रिलीज करना होता है, तो फिर हमें चाहिए होती है कंट्रोलिंग अच्छी। तो जो लेटर स्टेज होती हैं वहां पे नॉर्मली लिक्विड ईंधन यूज किया जाता है। वहीं रॉकेट की बात करें, रॉकेट नहीं, मिसाइल की बात करें तो मिसाइल में ना हमें कंट्रोलिंग नहीं, मैक्सिमम थ्रस्ट चाहिए कि जितनी तेजी से अटैक कर सके हमें दुश्मनों पर। तो वहां पे लिक्विड ईंधन अच्छा नहीं माना जाता है, वहां पे यूज होता है हमें सॉलिड ईंधन, कि जैसे ही बर्न किया जाए मैक्सिमम थ्रस्ट मिले और दुश्मन पर अटैक करे। तो अगर हम मिसाइल की बात करें तो वैसी मिसाइल बेहतर मानी जाएगी जब सॉलिड ईंधन यूज होगा। और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV जैसे कि हम बात करें तो वहां सॉलिड और लिक्विड दोनों कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी खास बात क्या होती है कि मान लो युद्ध चल रहा है, तो युद्ध चलने में क्या होता है कि रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह हमेशा लगातार बदलना होता है कि दुश्मन उसकी पहचान न कर पाए कहाँ पे है। तो अगर लिक्विड ईंधन हुआ ना रॉकेट में तो उसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। वही सॉलिड ईंधन हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर उस मिसाइल को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। तो मिसाइलों में बेहतर है हमारा सॉलिड ईंधन, जबकि ऐसे रॉकेट जो जिससे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह का ईंधन यूज होता है अलग अलग स्टेजेस में।